ओके, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी चैप्टर नंबर 7। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। अब एक तो ये कि मैटरनल एज जैसे जैसे एडवांस होती है तो जितनी बड़ी एज होगी उतनी ज़्यादा चांस होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी का। फिर अच्छा, अब ना एक चीज़ होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ना, वो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ नहीं होते, ठीक है, कि आप उसके वो बंदी के एग्स लेते हो, बंदे का स्पर्म लेते हो और आप उसको इसको बाहर निकालते हो, इसको बाहर निकालते हो और आप दोनों को ट्यूब में जोड़ देते हो। आप फिर जब जाइगोट बनता है आप उस जाइगोट को ना बंदी के यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट करा देते हो। अब क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है ये आईवीएफ, तो ये लोग क्या करते हैं कि 2 एग्स को फर्टिलाइज़ करवा देते हैं बजाय के 1, और 2 एग्स को अंदर डालते हैं ताकि कोई एक तो जाके इम्प्लांट हो। अब कभी कभी ना ऐसे होता है कि फिर क्योंकि 2 डाले थे दोनों ही कभी कभी इम्प्लांट हो जाते होते हैं, तो आईवीएफ वाले प्रोसीजर्स में बहुत ज़्यादा चांस होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं, कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। फिर फैमिली हिस्ट्री अगर उसकी चल रही है ट्विंस ट्रिपलेट्स वगैरह की, और ये कि अगर बंदी बड़ी फर्टाइल टाइप है तो हाई पैरिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी को, तो 4 टाइप्स में किया हुआ है। एक तो नंबर ऑफ़ फीटसेस के अंदर बेबीज़ कितने बन रहे हैं, तो ट्विंस ट्रिपलेट्स क्वाड्रुपलेट्स वगैरह जितने भी बढ़ा दो। फिर एग्स कितने फर्टिलाइज हो गए हैं, यानी जाइगोट्स कितने हैं, ठीक है, मोनोजाइगस है, डाइजाइगस है, ठीक है। फिर प्लेसेंटा कितने हैं, कि इस प्लेसेंटा जितने भी हैं आप उसको कोरियोनिसिटी से बताओगे कि मोनोकोरियोनिक, डाइकोरियोनिक, और कि एमनियोटिक कैविटीज़ कितनी है, एमनियोसिटी। ठीक है, अब जैसे हम देखो, हम लोगों ने कहा था ना कि कोरियन प्लेसेंटा के तौर पे हम क्लासीफाई करते हैं कि मोनोकोरियोनिक, डाइकोरियोनिक। तो देखो इसमें 2 प्लेसेंटाज हैं तो ये डाइकोरियोनिक होगा। मोनोकोरियोनिक में सिर्फ 1 प्लेसेंटा। फिर जैसे आप ये देखो तो इसमें एमनियोटिक सैक भी 2 हैं, ठीक है, और ये जो अंदर ब्लूइश सा है, देखो एमनियोटिक दोनों के अपने अपने सैक्स हैं। तो और प्लेसेंटा भी 2 हैं, तो ये वो होंगे डाई एमनियोटिक, डाइकोरियोनिक, ठीक है। एमनियोटिक कैविटियाँ भी 2 हैं और ये प्लेसेंटा भी 2 हैं। फिर ये है देखो एमनियोटिक कैविटीज़ तो 2 ही हैं, वो अपने अपने रूम्स में, लेकिन प्लेसेंटा एक है, तो ये होगा मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक। और ये देखो इसमें प्लेसेंटा भी एक है और वो भी एक है एमनियोटिक कैविटी, तो ये मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक होगा। ठीक है, अब सबसे पहले उसने इस जाइगोसिटी के तौर पे उसने बताया हुआ है कि ज़्यादा जो प्रेगनेंसीज होती हैं ना वो डाइजाइगोटिक होती हैं। डाइजाइगोटिक मायनी कि 2 एग्स होते हैं और दोनों एग्स को अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज़ करता है, तो फिर 2 जाइगोट्स बन जाते हैं। ठीक है, 2 फर्टिलाइज्ड एग्स बनते हैं, 2 जाइगोट्स बनते हैं, जिसकी वजह से डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। अच्छा, जो डाइजाइगोटिक होगा ना वो हमेशा डाइकोरियोनिक, एमनियोटिक होगा। किधर है डाइकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक, ठीक है, दो एमनियोटिक के 2 कमरे और 2 प्लेसेंटास। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। ये होते हैं कि सिर्फ जब एक ही एग जब फर्टिलाइज़ हो जाए, एक ही जाइगोट बने इस एग की फर्टिलाइजेशन से, और वो ही एग जो जाइगोट है वो फिर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये डिवाइड होके 2 जाइगोट बना दे। ठीक है, मतलब ये स्प्लिट हो जाए, बेसिकली 2 जाइगोट तो ना बनाए, ये स्प्लिट हो जाए, ये जो एक जाइगोट है। अब अगर ना ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के फ़ौरन बाद ही स्प्लिट हो जाए, ठीक है, इसको स्प्लिट करा देते हैं, तो ये बच्चा बनेगा डाइकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक। 2 इसके कमरे होंगे और 2 इसके पास प्लेसेंटा होंगे। ठीक है, अब अगर यही जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है अगर 4 to 8 डेज़ फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्प्लिट हो ना, तो फिर इसकी वजह से मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक बनेगा। मोनोकोरियोनिक, एक प्लेसेंटा लेकिन डाई एमनियोटिक वाला बनेगा। और जैसे जैसे देखो आहिस्ता आहिस्ता वो जितनी देर के बाद स्प्लिट होता जा रहा है उतना वो जुड़े हुए कमरों वाले बेबी होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है कि अगर वो 8 to 12 डेज़ के बाद वो स्प्लिट हो, तो फिर ये मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक एक ही कमरे में पड़े होंगे, प्लेसेंटा भी इन लोगों का एक ही होगा। फिर है कि अगर डे 13 के बाद ये हो तो ट्विंस बिल्कुल कंजॉइंट होंगे, आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, फिर से करते हैं कि अगर ये फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद स्प्लिट हो गया ये जो जाइगोट था, तो डाइकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक, और अगर 4 to 8 डेज़ के दरमियान हुआ तो मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक।
अब इधर देखो 4 to 8 किया था ना, 8 to 12 अब आगे कर दो। 8 to 12 तो मोनोकोरियोनिक मोनो, हम आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। और डे 13 के भी बाद हो तो फिर कंजॉइंट होगा, ठीक है। ओके, अब इस मल्टीपल प्रेगनेंसी से मसले क्या क्या हो सकते हैं। पहले हम देखेंगे मैटरनल के मसले होते हैं, फिर हम देखेंगे फीटल क्या मसले होते हैं। मैटरनल सारे, अब जो भी चीज़ प्रेगनेंसी में होती थी ना, वो चीज़ बहुत तबाही किस्म की ज़्यादा अमाउंट में होगी, ठीक है। जो प्रेगनेंसी के नॉर्मल चेंजेस थे वो अब बहुत ज़्यादा होंगे, इतने होंगे कि वो बंदी को बॉदर करेंगे। अब जैसे देखो, नॉर्मली प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस थे जो नॉर्मली हो रहे थे, जैसे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होती थी, वॉल्यूम एक्सपेंशन, हीमोडाइल्यूशन, डायफ्रामेटिक स्प्लिंटिंग वो होती है कि जब यूट्रस बहुत ही बड़ा हो जाता है तो वो डायफ्राम का ना इस तरह ऊपर पुश कर देता है, बहुत कम सेंटीमीटर, तकरीबन 4 सेंटीमीटर ये डायफ्राम इस तरह ऊपर जाता है, डायफ्राम टेंट बना देता है, ऐसे कह लो। तो डायफ्रामेटिक स्प्लिंटिंग और वेट गेन होता है और लॉर्डोसिस होता है। लॉर्डोसिस होता है कि वो जो स्पाइन है ना उसका ज़्यादा ही इनवर्ड कर्वेचर हो जाए, ठीक है, ज़्यादा ही ऐसे करके। अच्छा जी, तो यही जो सारे नॉर्मल चेंजेस थे ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं, सो मच हो कि ये बंदी को बॉदर करते हैं। फिर यही बात हो गई कि ये जो माइनर सिम्टम्स थे ये एग्जैजरेट हो जाते हैं। अब जैसे अब हमें याद है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में नोज़िया, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न भी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हाइपरमीसिस ग्रेविडेरम होता है इस बंदी को, जो मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली होती है यूजली। फिर अगर उसके पहले से ही, प्रेगनेंसी के पहले से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स थे कुछ, जैसे कोई कार्डियक डिजीज़ वगैरह था, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी वो कार्डियक डिजीज़ ज़्यादा उसका वर्स हो जाएगा। फिर हाइपरटेंशन उस बंदी को ज़्यादा हो सकती है, मैटरनल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेनन हो सकते हैं, APH PPH, क्योंकि हमने APH PPH में भी पढ़ा था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर APH PPH। फिर फीटल कुछ मसले हैं, एक तो ये कि प्रीटर्म डिलीवरी, क्योंकि देखो दो बच्चे हैं तो यूट्रस पे ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है ना, तो प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। फिर एक तो ये कि प्री एक्लैम्पशिया में बंदी जा सकती है। और देखो दो सपोज़ बच्चे हैं अगर, तो एक को न्यूट्रिशन अगर ज़्यादा जाए दूसरे को कम मिल जाए तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, एक और हाँ, जिसको कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, और एक और है ट्विन एनीमिया पॉलीसिथीमिया सीक्वेंस, ठीक है। तो ये इसका भी नाम बस याद कर लो, और ये आगे जाके हम इसके डिटेल वाइज पढ़ेंगे, थोड़ा ही आगे है। अच्छा, और प्लीज़ रिमेंबर वन मोर थिंग, एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि ये TTS किस प्रेगनेंट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। तो ये मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक, मतलब वो वाले बच्चे, वो वाले ट्विन्स जो प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना MCQ। और ठीक है, हाँ, अब हम पढ़ते हैं, आते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, और ये इंपॉर्टेंट है। पहले ना हम थोड़ा सा इस वीडियो से कॉन्सेप्ट लेंगे क्योंकि इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं। अब देखो ये दो ट्विन्स हैं, अब इनका देखो ये मोनोकोरियोनिक है, प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं। अब देखो जब प्लेसेंटा शेयर हो रहा होगा तो जो ब्लड सप्लाई है वो भी तो फिर एनास्टोमोसिस आपस में बनेंगे दोनों की ब्लड सप्लाई के दरमियान, तो ये देखो एनास्टोमोसिस बन रहे हैं, ठीक है। अब यूजली तो ये हो रहा होता है कि ये वाला ट्विन इसको दे रहा होता है, ये वाला ट्विन इसको दे रहा होता है, ठीक है, इक्वल शेयरिंग हो रही होती है। लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि ये ट्विन इसको तो दे रहा होता है, लेकिन मतलब एक ट्विन दूसरे को तो दे रहा होता है, लेकिन दूसरा ट्विन वापस उतना ब्लड नहीं दे रहा होता जितना उसको मिल रहा होता है, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन है ना, ये आर्टरी के दरमियान भी हो सकते हैं, वेन के दरमियान में भी, आर्टरी वेन के दरमियान में भी, ठीक है, और वेन आर्टरी के दरमियान में भी। तो अब सबसे बेस्ट तो ये कनेक्शन है कि आर्टरी के दरमियान में हो, क्योंकि आर्टरियाँ पुश करती हैं ब्लड। तो अगर इसकी भी आर्टरी इसकी आर्टरी के साथ एनास्टोमोज कर रही है तो ये भी ब्लड पुश करेगा, ये भी ब्लड पुश करेगा उस तरफ उसके पास, ठीक है, और ये दोनों इक्वल एक्सचेंज करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि आर्टरीज जो हमें पता है कि वो पल्सेटाइल होती हैं ना, लेकिन वेन्स पल्सेटाइल नहीं होती, ठीक है। अब सपोज़ कि इधर से इसकी वेन एनास्टोमोज कर रही है, इधर से इसकी आर्टरी एनास्टोमोज कर रही है, तो आर्टरी वाला तो बच्चा इसको पुश देगा ब्लड का, लेकिन ये जो वेन वाला है, क्योंकि वेन्स पल्सेटाइल नहीं होती तो ये ब्लड उतना पुश बैक नहीं करेगा जितना ये उसको दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे अब 90% ऑफ द टाइम तो इक्वल ट्रांसफ्यूजन होती है कि ये उसको दे रहा है, ये उसको दे रहा है, लेकिन कभी कभी ये वाला तो इसको दे रहा होता है, लेकिन ये एक ट्विन तो दूसरे को दे रहा होता है, लेकिन दूसरा उतना वापस नहीं दे रहा होता। इस कंडीशन में होता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो ये वो बात हो गई कि आर्टरी तो पल्सेटाइल होती है, अभी देखना, आर्टरी पल्सेटाइल होती है लेकिन वेन पल्सेटाइल नहीं होती। तो आर्टरी से तो वेन में पुश हो जाता है, लेकिन वेन से फिर आर्टरी में नहीं आता ना, क्योंकि वेन तो पल्सेटाइल होती ही नहीं। तो इस तरह फिर सिर्फ वन वे होता है, तो एक ट्विन को मिल रहा होता है और लेकिन ये वाला ट्विन इसको नहीं दे रहा होता, ठीक है। अब ये वो बात है कि ए कनेक्शंस जो होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है,
ठीक है। लेकिन अब ये जो मोनोकोरियन है जिसमें ए वी कनेक्शंस हैं, ए कनेक्शंस नहीं हैं, तो देखो ये तो इसको भेज रहा है ब्लड, ये आर्टरी का कनेक्शन है वेन के साथ, तो ये वाला तो इसको भेज रहा है, लेकिन ये वाला इसको फिर नहीं भेज रहा। ठीक है, देखो सारा ब्लड तो बस उसके पास जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्विन बी जो भेज रहा है ये तो ट्विन एनीमिक हो जाएगा। अब ना देखो जो ट्विन भेज रहा है ब्लड ज़्यादा और उसको वापस नहीं मिल रहा, जैसे इस केस में ट्विन बी है, तो जितना ब्लड वो उसको भेज रहा है, तो जितना ज़्यादा ब्लड होगा, जितना ज़्यादा बॉडी में ब्लड वॉल्यूम होगा, तो देखो उतना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा ना। अब बेबी का यूरिन किधर जाता है? एमनियोटिक कैविटी के अंदर जाता है, इस कैविटी के अंदर जाता है। तो जितना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड ये फिर प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, और ये बन जाएगा, इसके इर्द गिर्द हो जाएगा पॉलीहाइड्रोएमनियोस, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये बेचारा तो जो एनीमिक है, कोई ब्लड वॉल्यूम डिहाइड्रेट, बिल्कुल वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में कह लो, तो इसका तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा ना। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के कुछ क्राइटेरिया है ना, तो उनमें से एक क्राइटेरिया ये है कि एक में तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो, एक में पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो। और ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को कब है कि जब हम एमनियोटिक कैविटी का वो मेजर करें ना, तो वो लेस देन 2 सेंटीमीटर आता है, और इसमें जिसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस है उसमें 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया में से एक है। अब देखो जो ट्विन रिसीव कर रहा है इतना ज़्यादा ब्लड, ठीक है, तो उसका जितना ज़्यादा ब्लड होगा उसके हार्ट को भी तो उतना ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा ना, तो उसमें हार्ट के वो फेलियर टाइप चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और जो ट्विन एनीमिक बन गया उसमें फिर हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरीज़ के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये हम रिस्क फैक्टर्स आगे के लिए याद रखेंगे जब हम दोबारा बुक पे जाते हैं। एक और बात हम वो करना भूल गए, वो ये क्या हो गया, हाँ, अब देखो जो बच्चा ब्लड भेज रहा है उसका यूरिन तो अभी नहीं इतना बल रहा, क्योंकि वो खुद बेचारा एनीमिक है, क्या वो और कैसे वो और यूरिन प्रोड्यूस करे जब ब्लड ही इतना नहीं है। तो ऊपर से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हुआ है, इतना कम वो ब्लड है इसके पास बच गया। ठीक है, तो इसका ब्लैडर ना इतना बहुत छोटा हो जाता है, सो मच सो कि वो कभी कभी इतना छोटा कि नज़र ही नहीं आता कभी कभी। ठीक है, तो ये भी आगे के लिए अभी बात याद रखना। जैसे ये देखो, अब जो रेसिपिएंट था ब्लड का, उसके अंदर जो ज़्यादा रिसीव कर रहा था ब्लड, तो उसके वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो गया वह, सैक कितना बड़ा हो गया वह, उसका हार्ट ओवर वर्क कर रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा खून आ गया। और इसका जो है और इसका जो डोनर था उसकी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है, कैविटी इतनी छोटी सारी रह गई एमनियोटिक कैविटी, और ब्लैडर बिल्कुल इसका नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, क्योंकि इतना वो डेवलप ही नहीं हो रहा कि इतना वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा कि ब्लैडर की आपको अच्छा नज़र आए। ठीक है, इतना यूरिन में प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा। ठीक है, ये बात ठीक है। और ओलिगो इसमें 2 सेंटीमीटर से कम होगा, और इसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस तो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होगा। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं बुक पे वापस। तो देखो कॉम्प्लिकेशन है मल्टीपल प्रेगनेंसी की, और बेसिकली होता क्या है, हमने जैसे देखा वीडियो में कि जो 2 फीटसेस हैं उनके दरमियान जो, क्योंकि वो प्लेसेंटा शेयर कर रहे थे, तो वेस्कुलर एनास्टोमोसिस बनते हैं, वेस्कुलर कनेक्शंस बनते हैं। इन कनेक्शंस की हमने टाइप्स देखा, क्या क्या टाइप्स होती हैं, AV, AA और सब फलाना। और सबसे फ़ायदेमंद कौन सी थी, AA, और सबसे डेंजरस कौन सी थी, AVs। और AV वाली स्पेशली तब डेंजरस थी कि अगर कोई AA वाली कनेक्शन है ही नहीं, और ज़्यादा AV वाली हैं अगर तो। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इसके ना डायग्नोस्टिक के कुछ क्राइटेरिया हैं कि कब आप इसको कहते हो कि हाँ भाई ये TTS है। एक तो ये कि सिंगल प्लेसेंटा हो, ऑब्वियसली, मतलब मोनोकोरियोनिक हो, कॉन्कॉर्डेंट जेंडर हो, सेम दोनों लड़कियाँ हो या दोनों लड़के हों। फिर एक में ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो, यानी लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्लूइड हो। जब आप वो मेजर करते हो मैक्सिमम वर्टिकल पूल फ्लूइड का, तो लेस देन 2 सेंटीमीटर एक सैक में ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो। और पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो, मतलब ये जो मैक्सिमम डायमीटर था, ये मैक्सिमम वर्टिकल पूल वाली लेंथ चाहिए, ये 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। फिर डिस्कॉर्डेंट ब्लैडर अपीयरेंसेस के, एक का ब्लैडर बहुत बड़ा है और एक का ब्लैडर बहुत ही चुनू सारा है, क्योंकि देखो एक बच्चा तो इतना कम यूरिन प्रोड्यूस कर रहा था कि उसका ब्लैडर बहुत चुनू सारा रह जाता है। फिर हीमोडायनामिक और कार्डियक कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि देखो जिसके पास सारा ब्लड जा रहा है वो तो फिर उसका हार्ट को ज़्यादा पंप भी ज़्यादा करना पड़ेगा ना, तो ओवर वर्क हो जाएगा उसका हार्ट। फिर है इसकी ग्रेडिंग। अब स्टेज 1 में तो सिर्फ ये है कि एक बच्चे में आपको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस नज़र आ रहा है, एक बच्चे में पॉलीहाइड्रोएमनियोस, लेकिन ब्लैडर और जो बच्चा दे रहा है ना खून ज़्यादा, तो उसमें ब्लैडर भी लेकिन विजिबल है, और डॉपलर्स भी बिल्कुल ठीक हैं।
स्टेज 2 में है कि ओलिगो और पोली वाला तो चल ही रहा है, लेकिन अब ब्लैडर जो है ना डोनर में विजिबल नहीं है, लेकिन डॉपलर ठीक है। अब तीसरे में डॉपलर के भी मसले हो गए हैं, ठीक है। आपको ये अब वो गलत वेव्स और ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। बस कि ये कि डॉपलर की अब नॉर्मेलिटी आ गई है इसमें। स्टेज 4 में ये है कि अब ना एक फीटस आपको शो करेगा साइन ऑफ हाइड्रॉप्स। फीटल हाइड्रॉप्स से सिंपली ये कि जो बच्चे की कंपार्टमेंट्स नहीं है, फीटस की जो कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे बच्चे को अगर एसीटीज़ हो जाए, प्लूरल एफ्यूजन हो जाए, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाए, उस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो एक फीटस में ना साइन ऑफ हाइड्रॉप आ जाए, और ये यूजली उस फीटस में ज़्यादा आएगा जो रिसीव कर रहा है सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड उसमें हो सकता है। फिर एक बच्चा अगर मर गया, और यूजली जो डोनर होता है वो मरता है, ठीक है। तो स्टेज 5 आखिरी है। फिर एक है टैप्स, ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस, ठीक है। ये इसी की ना क्रॉनिक फॉर्म है TTS की, ठीक है। बहुत अगर देर से चल रहा हो तो तब होता है ये। अब इसमें अब देखो, इधर तो ये था कि एक बच्चे में ब्लड वॉल्यूम कम था, एक बच्चे में ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। मतलब एक बच्चा फ्लूइड कम की स्टेट में था, एक बच्चा एक बच्चा हाइपोवोलीमिया स्टेट में था, एक बच्चा हाइपरवोलीमिया स्टेट में था। इसमें क्या होता है, एक बच्चा एनीमिया की स्टेट में होता है, दूसरा बच्चा पॉलीसाइथीमिया की स्टेट में होता है। इसमें ओलिगोहाइड्रेमनियोस पॉलीहाइड्रेमनियोस नहीं होता, इसमें हाइपोवोलीमिया हाइपरवोलीमिया नहीं होता, ठीक है। इसमें सिर्फ जो इधर हम सारी यही चीज़ है, लेकिन सिर्फ पॉलीहाइड्रेमनियोस ओलिगोहाइड्रेमनियोस नहीं होता है इस वाले सीन में, ठीक है। अब इसमें ना क्या होता है कि वही जो कनेक्शंस नहीं बन रहे थे, ये दो बच्चे थे, ठीक है, ये इनका प्लेसेंटा शेयर कर रहे थे, तो प्लेसेंटा में जो कनेक्शंस बन रहे थे कि एक इधर से एक इधर से, तो ये बहुत बहुत छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं। सो मच सो के अब जैसे देखो, जितना छोटा कनेक्शन होगा तो उतने, ये हम कनेक्शन बना देते हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये इस एक बच्चे का है, और ये वाला जो है ना एक बच्चे का है, ठीक है। अब ये इतने चुन्नू होते हैं कि देखो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता फिर गुजरेगा ना, जितना छोटा सा रास्ता होगा तो तंगी से आहिस्ता आहिस्ता ब्लड गुजरेगा। अब जब तक वो ये सारा ब्लड आ रहा है ना, ठीक है, इतना आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जाता है कि सारा प्लाज्मा तो इधर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सारा जो उसका फ्लूइड कंपोनेंट है ब्लड का वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो एंड पे सिर्फ RBCs बच जाते हैं, तो सिर्फ RBCs ही दूसरे वो बच्चे में जाते हैं, ठीक है। तो इधर से इस वाले बच्चे को एनीमिया हो जाता है, इस वाले बच्चे को पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, यही बात हो गई कि बहुत स्मॉल कनेक्शंस होते हैं, इवन लेस देन 1 मिलीमीटर AV वाले कनेक्शंस ही होते हैं। और हाँ, वो कहते हैं क्यों ओलिगोहाइड्रेमनियोस पॉलीहाइड्रेमनियोस नहीं हो रहा, क्योंकि इतना वो स्लोली जाता है कि उतनी देर हेमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कि यानी आधा तो वो प्लाज्मा वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है वापस इंटरस्टिशियम में, ठीक है, जितनी आहिस्ता आहिस्ता वो गुजरता है। हाँ, अब वो कहते हैं कि इतना सीवियर किस्म का, गंदा किस्म का पॉलीसाइथीमिया होता है कि एक तो फीटस में और प्लेसेंटा दोनों में थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, और फिर जो एनीमिया है जिस बच्चे को, उसमें हाइड्रॉप्स फेटालिस हो सकता है। और फिर एक चीज़ है कि मिरर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक तो फीटल हाइड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन प्लस मैटरनल प्री एक्लैम्प्सिया, ठीक है। तो ये सारे वो खदशात हैं जो टैप्स में होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब फाइनली ये कि आप उसकी ट्रीटमेंट आपकी TTS की कैसे करो। ट्रीटमेंट सिंपली ये कि सबसे पहले तो यार आप उसको हॉस्पिटल में किसी सीनियर वाले बंदे के पास भेजो, ठीक है, टर्शरी रेफरल। जब कंफर्म हो जाए कि भाई TTS है, तो सबसे पहले तो आप ये करो कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। अब यार इसमें यही है कि वही जो उसके जो सिम्टोमेटिक हैं, सबसे पहले तो वो आप ट्रीट करो जो सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर एमनियो रिडक्शन, मतलब जिस वाले में पॉलीहाइड्रेमनियोस हुआ था, थोड़ा सा उसका वो सुई से करके एमनियोटिक फ्लूइड निकालो। फिर सेप्टोस्टोमी है कि देखो दोनों एमनियोटिक कैविटीज़ ही ना, तो इनके दरमियान में सुराख बना दो, ठीक है। सॉरी, ये तो मैंने बहुत ही गंदी बना दी। ये दो एमनियोटिक कैविटीज़ हैं, ये दरमियान में सुराख बना दो, तो जिसमें ज़्यादा फ्लूइड था वो इधर चला जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा फ्लूइड कम वाले फ्लूइड की जगह में चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर इस सिलेक्टिव फीटिसाइड की एक फीटस को आप मार दो, फिर फीटोस्कोप एक लेज़र एब्लेशन, और जितने भी एनास्टोमोसिस बने हुए थे ना उनको आप लेज़र से बिज करके जला दो, ठीक है। कि एनास्टोमोसिस ही नहीं रहेगा तो मसला नहीं होगा। अब ना लेज़र एब्लेशन वाला काम आपने करना है सिर्फ सिवियर वाले TTS के लिए। अब सिवियर वाला कौन सा है, या तो स्टेज 2 या अबव, वो तो उसको सिवियर कहते हैं, ठीक है। और ये दिस प्रोसेस शुड बी कैरीड आउट बिटवीन 16 to 26 वीक्स। अगर 26 वीक्स से ऊपर है तब आप डिलीवर कराओ, तब आप ये वाले काम नहीं कराओ, ठीक है। अच्छा, आगे बस बताया हुआ है कि लेज़र एब्लेशन क्या होती है, वो हमने देख लिया।
ठीक है। अच्छा, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक प्रेगनेंसीज। अच्छा, इनके अब देखो ये एक ही कमरे में एक ही प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं, तो इन बेचारों के ना ज़्यादा ही मसले हो जाते हैं। एक तो ये कि अब देखो एक ही अम्बलाइकल कोड्स तो दो होंगी ना, तो देखो एक ही कमरे में दो अम्बलाइकल कोड्स हैं दो फीटसेस के लिए, तो एक तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, यूजली तो कोड इंटेंगलमेंट हो सकती है। फिर है न्यूरल ट्यूब डिफेक्टों का ज़्यादा चांस होता है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट मैल्फॉर्मेशन, मतलब जो जो एनाटॉमिकली सोच सकते हैं ना उन मसलों का चांस होता है। फिर डिस्कॉर्डेंट वर्ट, एक मोटू होगा एक छोटू होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर इनकी एंटीनेटल केयर, ये फोकस नहीं कर रहा, एंटीनेटल केयर हम देखते हैं। एंटीनेटल केयर में सिंपली ये कि देखो इनके ना अब आपने एंटीनेटल विजिट्स बहुत सारे कराने हैं, कम से कम आप 8 कराओगे, और अगर वो मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक है, क्योंकि इन लोगों में टीटीएस का हमें पता है चांस था, इन लोगों के तो 9 आपने विजिट्स कराने हैं, ठीक है। और स्पेशल हाइपरटेंशन जीडीएम के लिए ज़रूर सिंक करो। अब इन बंदियों के ज़्यादा वो होते हैं डिमांड फॉलिक एसिड की, तो ज़्यादा फॉलिक एसिड दो। और हाँ, फिर है स्क्रीनिंग आप किस किस चीज़ के लिए। ओके, अब स्क्रीनिंग में सबसे पहला काम है कि आपने ना जेस्टेशनल एज निकालनी है। जेस्टेशनल एज आप कैसे निकालते हो, क्राउन रम्प लेंथ आप लेते हो, ठीक है, और ये 45 टू 84 मिलीमीटर के दरमियान में होनी चाहिए। फिर आप उसकी कोरियोनिसिटी देखते हो, और कोरियोनिसिटी आप कैसे देखते हो कि आपको एक तो अल्ट्रासाउंड जब आप कराओगे तो लैम्डा या टी साइन आपको नज़र आएगा, एक मेम्ब्रेन थिकनेस तो आप देखते ही देखते हो। अब लैम्डा टी साइन क्या है, देखो लैम्डा ऐसे होता था ना, ठीक है। तो अब देखो ये दो दो कमरों वाले ट्विन्स हैं, ठीक है, ये देखो दरमियान में ये क्या है, ये प्लेसेंटल टिश्यू एक्सटेंड हो रहा है दरमियान में, ठीक है, तो ये एक लैम्डा साइन बन रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई, किधर थे हम, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर ना वो कहते हैं कि जो डायकोरियोनिक प्रेगनेंसीज है ना, उसमें आपने एक एक बच्चे के लिए अलग अलग आपने रिस्क कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो मोनोकोरियोनिक है ना उसके लिए आप वो एज अ होल ही कैलकुलेट करते हो, उसमें दोनों के अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है अच्छा, इसकी ना हम तस्वीर देख के करते हैं। अच्छा, वो कहता है कि जब आप डॉपलर कराते हो ना, अब देखो नॉर्मल में ना, नॉर्मल डॉपलर में ये ए फॉर्म आ रही होती है, लेकिन जो अगर ये जो ए वाली वेव फॉर्म है ना डॉपलर में, ये अगर रिवर्स्ड हो तो ऐसे जैसे इधर नज़र आ रहा है, तो इस वाले बच्चे को ज़्यादा चांस होता है टीटीएस का, ठीक है। तो ये वाली बातें फिर लिखी हुई हैं इधर। और हाँ, फिर ये है कि अगर आपने एमनियोटिक एमनियोसेंटीसिस या फिर सीवीएस कराना है, अगर जैसे ज़्यादा चांस है डाउन सिंड्रोम का, तो वही बात हो गई कि अगर डायकोरियोनिक है तो आपने दोनों बच्चों का अलग अलग करना है, ये नहीं कि आप एक करोड़ काम आप डन करो, अगर डायकोरियोनिक में हम दोनों के लिए अलग अलग कराना है, ठीक है। अनॉमली स्कैन का यही कि ज़रूर कराएं, क्योंकि उसमें इन वाले ट्विन्स में ना एनएनसेफली होलोप्रोजेंसेफली का ज़्यादा चांस होता है डायज़ाइगोटिक ट्विन्स में। और क्या है, अच्छा अब हम चलते हैं डिलीवरी पे ना। अब हमने पहले भी बात की थी कि इन वाली बंदियों की ना डिलीवरी थोड़ी आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि इनमें ज़्यादा चांस होता है प्री टर्म डिलीवरी का, ठीक है। अच्छा, अब ना सबसे पहले तो आपने जनरल मैनेजमेंट का क्या सीन करना है, आप उसको बंदी को एजुकेट करो, और पहले से आपके पास प्लान होना चाहिए। आप हार्ट कंटिन्यूसली सीटीजी उसे लगा के रखो, हार्ट उसका देखते रहो, बेबी का हार्ट फंक्शनिंग सारी उसकी, ठीक है। फिर ट्रॉलियाँ तैयार हों। अब ना एनाल्जेसिया रेडी हो। एनाल्जेसिया स्पेशली ये कि अगर आपको इंटरनल पोडेलिक वर्जन की ज़रूरत हो, यानी अगर आपको बेबी को पाँव से अगर बेबी कोई टेढ़ा पड़ा हो तो आपको पाँव से खींच के निकालना पड़े। फिर ऑक्सीटोसिन आपके पास हो, और अल्ट्रासाउंड हो, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, जो आप ऑन द स्पॉट फिर कर सको, ठीक है। अब ना वो कहते हैं कि जो बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है डायकोरियोनिक डायम्नियोटिक वाली, जिसके पास अपने कमरे हैं, अपने प्लेसेंटे हैं, जो दो बेबीज़ के पास, तो उसमें आप वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हो सिंपली। और वो लेकिन इफ़ बेबीज़ जो हैं केफेलिक हैं, मतलब दोनों सर नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो कहते हैं कि अगर एक ट्विन इनमें से ना दो थे, तो एक ट्विन अगर नॉन वर्टेक्स है, मतलब ये इसका सर नीचे नहीं है जब डिलीवरी होने लगी है, तो जिसका सर नीचे है उसको तो डिलीवर कराओ ना। जो दूसरा ट्विन जो कि ब्रीच है, उसको आपने क्या करना है कि अब उसमें भी ना दो केसेस हैं। एक तो ये कि आप एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन कर सकते हो। एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन इज़ ये कि आप अंदर हाथ डालते हो, उसको घुमाते हो ताकि उसका सर नीचे आ जाए, और फिर वो बेबी को आप डिलीवर करा देते हो। लेकिन अगर एक्सटर्नल इसमें तो काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, तो ये ना हो रहा हो तो आप इंटरनल पोडेलिक वर्जन से भी डिलीवर कर सकते हो। इंटरनल पोडेलिक वर्जन इज़ ये कि आप अंदर हाथ डालो, उसके पाँव से उसको बाहर खींच के निकाल दो बेबी को, ठीक है।
अच्छा हाँ, फिर ये है कि जो डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसीज होती हैं ना, तो उसमें एट 37 वीक्स ही इंडिकेटेड होती है डिलीवरी, ठीक है। आप तभी करा दो उसकी, इंड्यूस कर दो उसका लेबर, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ज़रा हम ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये टाइमिंग्स एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के वजह से, दे आर इम्पॉर्टेंट, इनलिस्ट करनी आनी चाहिए। और ये ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसकी जो ग्रेडिंग है और इसमें जो कि कब हम कहते हैं डायग्नोस किस बेसिस पे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट तो ये वेरी इजी, वो बस उसके पॉइंट्स बताऊँ, ठीक है। तो ये थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये डन हो गया।